साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। साइंस का मोस्ट वीवीआई प्रश्न। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाए साथियों, ताकि आप लोग क्या करें, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो उसको आप लोग नोट करते चले। और आप सबको बता दें कि आज का जो सेशन है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए साथियों, क्या है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। बताइए, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, यानी कौन सी गैस बाहर निकलेगी। क्या ऑक्सीजन गैस, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर हाइड्रोजन गैस, या फिर नाइट्रोजन गैस। बताइए साथियों, इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा। तो देखिए, आपको बोला था कि धातु जब किससे जल से रिएक्शन करता है ना साथियों, तो कौन सी गैस बाहर निकलता है। तो देखिए, हम लोग ना एक रिएक्शन करके देख लेते हैं। एक जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो इससे हम लोगों को ना ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो आपका धातु है सोडियम को जल के साथ रिएक्शन कराया। रिएक्शन करने के बाद क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, और कौन सा गैस बाहर निकला साथियों, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जब भी धातु है जल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा साथियों, हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन कहाँ पे, ऑप्शन सी में है। यानी इस सवाल का जवाब का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, एक के बाद चलते हैं दूसरा प्रश्न में। तो देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने में है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, जो साग सब्जी है ना वो आपका विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होकर के वो क्या बनाता है, कंपोस्ट बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, क्या इसको उष्माशोषी बोलेंगे, या उष्माक्षेपी बोलेंगे, या फिर उभयगामी बोलेंगे, या फिर प्रतिस्थापन बोलेंगे। बताइए साथियों, इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा। तो देखिए, साग सब्जी आपको क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, यानी विघटित होता है, और विघटित होकर के क्या होता है, आपका कंपोस्ट बनाता है। तो इस अभिक्रिया को ना साथियों, इसको बोला जाएगा उष्माक्षेपी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, उष्माक्षेपी। अब देखिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर उष्माक्षेपी क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए साथियों, जब ये आपका ना क्या होता है, डिकम्पोज होता है, जिससे ना ऊर्जा भी निकलता है, एनर्जी भी निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी बोलेंगे साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे दो के बाद तीसरे प्रश्न में। आज के सेशन का तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने में है कि मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है बोला है। तो क्या आपका ये धातुओं से अधिक कठोर होता है, या फिर ये संक्षारण रोधी है, या फिर इनका गलनांक धातुओं की अपेक्षा उच्च है, या फिर ये धातुओं की तुलना में अधिक तन्य है। तो बताइए साथियों, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत वाला कथन ढूंढ के निकालना है। तो देखिए साथियों, आप लोग को बताते चले कि देखिए, ये धातुओं की से अधिक कठोर है। देखिए, जब ना इसमें ना, जब इसको एक से अधिक जब इसमें तत्व मिला दिया जाएगा तो हो भी सकता है कि ये धातुओं से अधिक कठोर हो सकता है। तो ये वाली बात तो सही है साथियों। और देखिए, ये संक्षारण रोधी ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी तत्व को मिश्र कर दिया जाए, अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका संक्षारण रोधी भी हो सकता है, और इसका गलनांक धातु की अपेक्षा अधिक भी हो सकता है। लेकिन रही बात तन्य की, तो देखिए ये धातुओं की तुलना में अधिक तन्य ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए सबसे अधिक तन्य जो आपका धातु है वो आपका कौन है साथियों, सोना है। सोना क्या है, सबसे तन्य है, और आप चाहे उसमें कुछ भी मिला लीजिए तो ये आपका सोना से ज़्यादा तन्य नहीं होगा। तो साथियों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि बोला था कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और जो गलत होगा वही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। चलेंगे तीन के बाद चौथा प्रश्न में चलते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, कौन सा कथन गलत, यहाँ पे भी आपको गलत कथन ढूंढ के निकालना है। क्या पहला, धातुओं का गलनांक उच्च होता है, या फिर धातु उष्मा की सुचालक होती है, या फिर लेड और पारा उष्मा के उत्तम चालक हैं, या फिर साथियों शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है। बताइए, इनमें से कौन सा कथन आपको गलत दिख रहा है। जो गलत है उसी को आपको ढूंढ के निकालना है साथियों। तो देखिए साथियों, धातुओं का गलनांक जो होता है वो उच्च है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात गलत नहीं है। और धातु जो है उष्मा की सुचालक होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है साथियों। और देखिए, शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो बोला है लेड और पारा, यानी जो आपका सीसा है और आपका जो पारा है उष्मा के उत्तम क्या है, चालक हैं, ये बात बिल्कुल गलत है साथियों। बल्कि अगर उष्मा के उत्तम चालक की बात करें तो आपका कौन हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों, चांदी हो जाएगा। तो आपका इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत होगा, और जो गलत होगा वही इस सवाल का जवाब हो जाएगा साथियों। तो बोलिए, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलेंगे चार के बाद पांचवा प्रश्न में।
देखिए पांचवा प्रश्न आपका अगर देखिएगा आप लोग क्या है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। देखिए विद्युत जनित्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या आपका विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, या फिर प्रेरित विद्युत पर, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, या फिर प्रेरित चुंबकीय पर कार्य करता है। बताइए साथियों जो विद्युत जनित्र है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये आपका कार्य करता है। कौन? आपका विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। यहाँ से बस आप लोग प्यार से ये बता दीजिए कि विद्युत जनित्र जो है वो किस ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, यानी आपका जो विद्युत जनित्र है उसको कौन सी ऊर्जा को कौन से रूप में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बस प्यार से कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलेंगे 5 के बाद छठा प्रश्न में चलेंगे। देखिए छठा प्रश्न आपका है जो स्विच है साथियों, स्विच लगाए जाते हैं। बताइए स्विच लगाए जाते हैं क्या ठंडी तार में, या फिर गर्म तार में, या फिर भू योजित तार में, या फिर हिमेश रेशमी में? ये क्या ऑप्शन आ गया साथियों? बताइए स्विच किस में लगाए जाते हैं, क्या ठंडी तार में, या गर्म तार में, या फिर भूयोजित तार में? इन तीनों ही ऑप्शन को देखिए तो देखिए आपका जो स्विच जो है साथियों उसको लगाया जाता है कौन से तार में लगाया जाता है साथियों? वो आपका ऑप्शन बी यानी गर्म तार में लगाया जाता है। किसमें? गर्म तार में लगाया जाता है। किसको? स्विच को गर्म तार में लगाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और जो आपका स्विच है ना, स्विच का जो प्रतिरोध होता है ना साथियों, प्रतिरोध ये क्या होता है? हाई होता है। स्विच का प्रतिरोध क्या होता है साथियों? हाई होता है। और इसका गलनांक जो होता है साथियों, ये गलनांक क्या होता है? इसका निम्न होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका स्विच किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो उष्मा के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? उष्मा के सिद्धांत पर। तो साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न। बाकी सब बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए आपका 7वां प्रश्न आपका क्या है कि विद्युत बल्ब के भीतर, देखिए विद्युत बल्ब जो होता है उसके भीतर क्या रहता है? क्या निर्वात रहता है, या फिर वायु भरी रहती है, या फिर निष्क्रिय गैस भरी रहती है, या फिर साथियों हाइड्रोजन भरी रहती है? आप लोग जवाब दीजिए। देखिए आप सबको तो पता है कि विद्युत बल्ब जो है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। किसका होता है? टंगस्टन धातु का। लेकिन वो जो बल्ब है उसके अंदर क्या भरी रहती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत बल्ब होता है ना उसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस भरी रहती है, जो आपका अक्रिय गैस रहता है साथियों। और यहाँ से ये ध्यान रखिएगा अगर पूछे कि कौन सा अक्रिय गैस, तो साथियों ध्यान रखिएगा आर्गन। और अगर आर्गन की परमाणु संख्या पूछ दे तो 18 हो जाएगा साथियों। और ये आपका कौन से समूह में रहता है? तो ये 18वां समूह में, यानी जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। और जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि देखिए इस ग्रुप में ना 18वां ग्रुप में जितना सारा भी तत्व होता है सबका वैलेंसी कितना होता है साथियों? सबका वैलेंसी 0 होता है। तो साथियों बताइए कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सा? तो आर्गन। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है इसमें सबसे अधिक निष्क्रिय गैस कौन होता है? आपका आर्गन ही पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न आप अगर देखिएगा बहुत मज़ेदार सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नाम सूत्र का युग्म सही है। देखिए आपका यहाँ पे नाम दिया हुआ है और यहाँ पे उसका सूत्र दिया हुआ है। तो इनमें से बोला है कि इन दोनों में से कौन सा जोड़ा सही है, आपको बताने बोला है। तो देखिए नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। और उसका सूत्र क्या दिया साथियों? H2Cl दिया हुआ है। ठीक है, उसके दिया हाइड्रोजन सल्फाइड और HH2 दिया हुआ है। तो आपको बोला कि इन दोनों में से बताइए कौन, क्या केवल 2 सही है, या फिर ना तो 1 और ना ही 2 सही है, या फिर केवल 1 सही है, या फिर 1 और 2 दोनों सही है? बताइए साथियों इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा। तो देखिए साथियों आप सभी को बताते चले कि जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है ना इसको अगर आप लिखिएगा तो कुछ इस प्रकार से होता है, HCl होता है, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाता है। और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जो है साथियों, देखिए हाइड्रोजन का H और सल्फर का S, तो क्या हो जाएगा? H2S। H2S इसलिए होगा साथियों क्योंकि देखिए सल्फर का ना संयोजकता 2 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। इसका 1 संयोजकता इसके पास और इसका 2 संयोजकता इसके पास। इस तरह से आपका H2S हो जाएगा। और देखिए आपका हाइड्रोजन का भी संयोजकता 1, क्लोरीन का भी 1। तो जब इसको लिखेंगे तो HCl लिखेंगे साथियों, ना कि H2Cl लिखेंगे। तो अब बताइए देखिए आपका H2Cl ये भी गलत है, आपका HH2 ये भी गलत है। तो इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा साथियों? ना तो 1 ना ही 2, यानी आपका क्या हो जाएगा? कौन सा युग्म सही है? तो हो जाएगा ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही है, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न में चलेंगे। आज के सेशन का 9वां प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? बताइए इन चारों में से किस यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। अब खुद आप बता दीजिए, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, तो बोलिए किसका है, क्या वॉशिंग सोडा का है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, या फिर मीठा सोडा का है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का है। तो साथियों मीठा सोडा को ही क्या बोलते हैं, वो आपका पकाने वाला सोडा, कौन सा, खाने वाला सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है ना साथियों, इसी को क्या बोलते हैं, आपका मीठा सोडा बोलते हैं। और वॉशिंग सोडा जो होता है ये आपका धोने वाला होता है, तो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा कि किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपका हो जाएगा मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा। क्या हो जाएगा साथियों, मीठा सोडा, जिसको खाने वाला सोडा बोला जाता है। ठीक है साथियों, अगर आपको वॉशिंग सोडा बोलता तब क्या हो जाता, Na2CO3.10H2O, 10H2O, ये आपका हो जाता आपका किसका साथियों, ये हो जाता आपका वॉशिंग सोडा का। तो चलिए साथियों इस सवाल के बाद चलेंगे अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने में है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। निम्नलिखित में क्या नहीं होता है आपको बताना है साथियों। क्या पानी का टूटना नहीं होता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है, या फिर ऑक्सीजन का मुक्त होना नहीं होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना नहीं होता है। तो देखिए साथियों प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम है ना, उसमें क्या नहीं होता है, तो देखिए इसमें ना पानी तो टूटता है साथियों, उसके बाद ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है जिसको बाई प्रोडक्ट के रूप में कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी होता है, ये भी बात सही है। आप अगर देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है यानी CO2 + H2O, क्लोरोफिल और आपका सनलाइट की उपस्थिति में आपका क्या निकलता है, C6H12O6 + O2 निकलता है। तो उसमें अगर आप देखिएगा तो CO मुक्त होना ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा साथियों, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, और यही इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा साथियों। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने में है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है। ध्वनि को जो ग्रहण करते हैं, ध्वनि को जो सुनते हैं, उसके लिए कौन सा संवेदी अंग है। तो साथियों क्या प्रकाशग्राही है, या फिर घ्राणग्राही है, या श्रवणग्राही है, या स्पर्शग्राही है। तो देखिए साथियों स्पर्शग्राही है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। स्पर्शग्राही किसको बोलते हैं, त्वचा को बोलते हैं, यानी जो आपका फीलिंग टच करके जो पता चलता है तो वो त्वचा हो जाएगा। प्रकाशग्राही जो है साथियों ये आपकी क्या है, आँखें हैं। हमारी जो आँखें हैं साथियों, आँखें, रुकिएगा थोड़ा सा, जो आँखें हैं साथियों ये क्या हो जाएगा आपका प्रकाशग्राही, आँखें होता है प्रकाशग्राही हो जाता है साथियों। और घ्राणग्राही जो है ये आपका क्या होता है, सूंघने यानी नाक हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बोला है कि ध्वनि, ध्वनि मतलब यानी श्रवण, और वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, कान हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी श्रवणग्राही आपका क्या हो जाएगा, आपका ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा हो जाएगा, श्रवणग्राही। और श्रवणग्राही कौन होता है साथियों, हमारी कान, कौन साथियों, कान, कान। यानी इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 12वां प्रश्न आपका है कि अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। देखिए जो प्राणी अंडा देते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए आप अगर देखिएगा सजीवों में तो कुछ प्राणी क्या होता है, अंडों से बच्चा पैदा करता है, और कुछ प्राणी क्या करते हैं, सीधे बच्चे पैदा करते हैं। तो देखिए जो प्राणी अंडा देते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या उसको राइजोम प्राणी कहते हैं, या जरायुज प्राणी कहते हैं, या अंडज प्राणी कहते हैं, या परजनक प्राणी कहते हैं, बताइए साथियों। तो देखिए साथियों जो आपका अंडा देता है ना साथियों, जो आपका अंडा देता है फिर अंडा से फिर बच्चा उसका पैदा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं साथियों, उसको बोलते हैं अंडज प्राणी। क्या बोलते हैं, अंडज प्राणी। कौन सा प्राणी, अंडज प्राणी, जिसको इंग्लिश में ओविपेरस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओविपेरस, ओविपेरस, ओविपेरस आप ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, अंडज प्राणी बोलते हैं, जो आपका अंडा देता है। उसका देखिए साथियों एक क्या होता है ना, जो सीधे ना बच्चे को पैदा देते हैं, जो सीधे बच्चे को पैदा करते हैं, तो उसको बोलते हैं जरायुज प्राणी। उसको क्या बोलते हैं साथियों, जरायुज प्राणी कहते हैं। और इसको बोलते हैं विविपेरस। इसको क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न आपका क्या है कि अल्कोहल में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है। बताइए अल्कोहल में कौन सा कार्यात्मक समूह होगा, क्या बॉन्ड COOH, या फिर बॉन्ड OH, या फिर बॉन्ड CO, या फिर बॉन्ड NH2। बताइए साथियों कौन सा कार्यात्मक समूह आपका अल्कोहल में होगा। तो देखिए साथियों अल्कोहल में आपका क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, अल्कोहल में OH होता है, ये आपका अल्कोहल का हो जाएगा। और आपका बॉन्ड COH जो है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 14वां प्रश्न आपका क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। बताइए ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, क्या उपभोक्ता से उत्पादक की ओर होता है, या फिर उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, या फिर अपघटक से उपभोक्ता की ओर होता है, या फिर अपघटक से उत्पादक की ओर होता है। तो देखिए साथियों सबसे नीचे कौन होता है, आपका उत्पादक होता है, उत्पादक से ऊपर उपभोक्ता, फिर उसके ऊपर उपभोक्ता, फिर उसके ऊपर उपभोक्ता होता है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ना जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना साथियों वो एक दिशीय होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, कैसा होता है, एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। और ध्यान रखिएगा वो किधर होता है, आपका उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, किधर, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है।
है साथियों। जैसे पहले घास खाता है, घास को बकरी पहले घास जो होता है, घास को बकरी खाता है, बकरी को मनुष्य खाता है। तो इस तरह से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना साथियों, वो कहाँ होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेंगे 14 के बाद 15 प्रश्न में चलेंगे। देखिए 15 प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है। बताइए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है। क्या भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, या फिर पवन खेत, या फिर जल विद्युत संयंत्र, या फिर परमाणु ऊर्जा। बताइए साथियों कौन सा होगा। तो देखिए साथियों ये आपका जो हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र। क्या हो जाएगा, जल विद्युत संयंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल विद्युत संयंत्र हो जाएगा। इस सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न क्या है, क्या आपने देखा है कि ठंड के मौसम में आप घर में छिपकली नहीं देख सकते हैं। क्यों आपको क्या लगता है कि वो कहाँ चले गए हैं। देखिए आप ठंड के मौसम में देखिएगा ना, तो उस समय आपको ना अपने घरों में छिपकली नहीं दिखता है। क्या रीज़न है साथियों। क्या पहला रीज़न है कि उत्परिवर्तन के लिए, या फिर शीत निष्क्रियता के लिए, या फिर पुनर्जनन के लिए, या फिर ग्रीष्म निष्क्रियता के लिए। तो देखिए साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शीत निष्क्रियता के लिए। किसके लिए, शीत निष्क्रियता के लिए। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि ठंड के दिनों में क्या होता है कि आपका जो जैसे छिपकली हो गया, या फिर कुछ सरीसृप जो होता है, वो लोग क्या होता है आपका छुप जाता है। रीज़न ये है कि उस समय ना साथियों शीत निष्क्रियता में क्या होता है, शीत निष्क्रियता के लिए यानी उसमें उसका जो टेम्परेचर होता है ना, उसका बॉडी का टेम्परेचर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है साथियों। जब उस समय जो वातावरण का जो टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इस वजह से वो क्या करता है, कहीं यानी छुप जाता है साथियों। ठीक है, तो चलेंगे इसके बाद 16 के बाद चलेंगे 17वां प्रश्न में। देखिए 17वां प्रश्न आपका क्या है कि लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकता है। बताइए लक्षण जो है, जो बच्चों में जो लक्षण होता है, वो किसके द्वारा प्रभावित किया होता है। क्या पैतृक डीएनए और मातृ डीएनए दोनों द्वारा, या फिर केवल पैतृक डीएनए द्वारा, केवल मातृ डीएनए द्वारा, या फिर केवल मातृ दादा दादी के डीएनए द्वारा। तो बताइए साथियों जो बच्चों में जो लक्षण होता है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो देखिए साथियों बच्चों में जो लक्षण होता है ना, वो आपका पैतृक और मातृक यानी दोनों माता पिता दोनों के डीएनए द्वारा वो आपका प्रभावित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न में चलेंगे साथियों। देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने में कि मानव के लिए लिंग गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। देखिए जो ही बच्चा गुणसूत्र पढ़ेगा ना, तो वो क्या करेगा, फटाफट जा करके क्या 23 जोड़ा में टिक मार के आ जाएगा। ठीक है साथियों, यानी 46 गुणसूत्र में टिक मार के आ जाएगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्या बोला कि मानव में लिंग गुणसूत्र, लिंग बोला है, तो लिंग गुणसूत्र कितना होता है साथियों, वो होता है आपका एक जोड़ा होता है। कितना होता है, एक जोड़ा, और वो क्या होता है आपका एक्स और वाई होता है। लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एक्स और वाई यानी एक जोड़ा। और जो आपका 22 जोड़ा होता है ना साथियों, ये आपका होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्या होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, कितने जोड़े होते हैं, तो वो हो जाएगा एक जोड़ा। और वो एक जोड़ा क्या क्या होता है, एक्स और वाई होता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपका क्या है कि उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को यहाँ पे खाली जगह का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। देखिए जिसका बीपी ज़्यादा है, अब बीपी ज़्यादा कब होगा, आपका नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 होता है। ये आपका नॉर्मल बीपी होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए, चाहे इसका मन इससे ज़्यादा हो जाए या फिर इसका मन इससे ज़्यादा हो जाए, तो आपका तो आपका क्या कहलाएगा, उच्च रक्तचाप कहलाएगा साथियों। देखिए 120/80 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप उसको कहा जाता है। तो देखिए जब आपका उच्च रक्तचाप होगा तो उसमें आपको कौन चीज़ का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। तो साथियों आप देखिएगा उसमें आपको नमक कम खाने बोलता है। और आपका नमक कम खाने का मतलब क्या हो जाएगा, आपको सोडियम का सेवन कम करने बोलता है। किसका साथियों, सोडियम का सेवन कम करने बोलता है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न साथियों। क्या है कि रक्त के मुख्य घटक क्या है। जो रक्त है उसका मुख्य घटक क्या है। क्या आपका लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, आपका श्वेत रक्त कोशिका जिसको डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, या फिर आपका लाल रक्त कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका है, प्लेटलेट्स और उपांग, या फिर साथियों लाल रक्त कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका है, प्लेटलेट्स और सिलिमोस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों आपका जो रक्त का मुख्य घटक है वो क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा और प्लाज्मा हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों बताइए आप लोग आज का 20 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 20 में से आपका कितना स्कोर हुआ साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हिम्मत नहीं हारिए। बिल्कुल आप लोग अपना तैयारी को बरकरार रखें। ठीक है दोस्तों, बाय।